Exogenic forces means those forces which act externally to the surface of earth and cause its deformation and cause its evolution, right? These forces act externally, that is why they are called exogenic, and therefore cause or bring about a change in earth's exterior. अब एक्सोजेनिक फोर्सेस के साथ जो प्रोसेसेस इन्वॉल्वड हैं, नेचुरली उन प्रोसेसेस को हम कहेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. These exogenic processes cause stripping of land. Mostly क्या होती है? stripping out of land. That is why all the exogenic processes may be called as denundational processes. क्या कहा जाएगा? Denundational processes. या एक ही सब हेडिंग है, may be called as denundation or denundational processes. Denundational process. Now, what is this denundational process? Right? ये denundational process हम किनको कहते हैं? इनमें जैसे इरोजन है, वेदरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी इसमें क्या प्रोसेस कहलाती हैं? denundation, right? So these refer to combined processes. ये सारी कॉम्बिनेशन में चलती है, अगर कहीं पे वेदरिंग होती है तो वहां पे कुछ टाइम के बाद इरोजन भी होगा, इरोजन के बाद वो सारा मटेरियल कहीं पे डिपॉजिट होगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, फिर डिपॉजिशन भी होगा. तो ये सारी प्रोसेसेस क्या चलती हैं? कंबाइंड वे में चलती हैं. क्या चलती हैं? कंबाइंड. सो दीज डिनंडेशनल प्रोसेसेस, these act in combination. These act in combination. These act in combination, right? So these refer to combined denundational processes. Denundational processes refer to combined actions. Combined actions that result in wearing down. That result in wearing down or stripping away of Earth's surface layers. Earth's surface layers. These processes are critical in shaping the landscapes. So all the exogenic processes are grouped as denundational process. That means आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि all exogenic processes are grouped under as denundational processes. Understand this? Now ये जो exogenic forces होते हैं, इसके sources होते हैं. क्या होते हैं? There are sources जो इन exogenic processes या exogenic forces को जन्म देती हैं. They cause सच एक्सोजेनिक फोर्सेस का कोई सोर्स होता है, जिसकी वजह से ये एक्सोजेनिक फोर्सेस बनते हैं. ठीक है? व्हाट आर दो सोर्सेस? सो सोर्सेस ऑफ
exogenic forces. Sources. या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि these sources are sources from where the exogenic forces derive their energy. अंडरस्टैंड, जहां से एक्सोजेनिक फोर्सेस अपनी एनर्जी क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। इनमें दो, एक तो है सोलर एनर्जी, दूसरा है ग्रेविटी। दो ही आप याद रखोगे, ग्रेविटेशनल या डिनंडेशनल प्रोसेस में दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है। एक तो है सोलर एनर्जी, दूसरा है ग्रेविटी। सो ये दो फैक्टर्स आप याद रखोगे, विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल एक्सोजेनिक फोर्सेस, व्हाट इज सोलर एनर्जी? एनर्जी received from sun in the form of radiations, है ना, solar radiations, in the form of solar radiations. अब ये सोलर एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट है कैसे? इफ यू सी, this solar energy drives most important processes on the surface of earth. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को ड्राइव करता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, precipitation. हाँ, it drives the most important process. इसको हम क्या कहते हैं? evaporation, condensation, precipitation. This is called water cycle. क्या कहते हैं? water cycle और hydrological cycle. Provides energy to wind and oceans. ठीक है? So you can write that solar energy drives important processes. These and these. इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। Now gravity, second. Gravity, ठीक है? ग्रेविटी क्या करता है? जैसे it drives the transportation of materials अब उन मटेरियल्स में हमारे पास वाटर भी हो सकता है, फ्रॉम हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन, फ्रॉम हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन। कोई चीज हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन तक कैसे आ जाती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट रूल कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट रूल। कोई चीज हायर से लोअर तक आ जाती है ना, ग्रेडियंट रूल। ग्रेडियंट रूल। अब इससे क्या है? इससे इफेक्ट होती है प्रोसेसेस लाइक इरोजन,
ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ये तो सिंपल सी बात है। अगर ट्रांसपोर्टेशन इरोजन बड़े लेवल पे होता है, जैसे उसको हम कहते हैं मास वेस्टिंग, जैसे रामबन में बहुत ज्यादा वो मास लैंडस्लाइड्स है ना, मास वेस्टिंग जिनको कहते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं और रॉक फॉल्स होते हैं, है ना, रॉक फॉल्स होते हैं एटसेट्रा। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग एज अ फोर्स, है ना, अंडरस्टैंड और नो? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लेना, बाकी उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। नाउ डिनंडेशनल प्रोसेस की टाइप्स। डिनंडेशनल प्रोसेसेस के टाइप्स। इसमें वेदरिंग एक प्रोसेस है, इसमें मास वेस्टिंग एक प्रोसेस है, या मास मूवमेंट्स, तीसरी इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अंडरस्टैंड? सो दीज आर ऑल दी प्रोसेस। वेदरिंग है, मास मूवमेंट्स, इरोजन, जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अब ये तो प्रोसेसेस हैं, क्या है ये? दीज आर व्हाट? प्रोसेसेस। ये तो सारी प्रोसेसेस है। अब इसके ड्राइविंग फोर्सेस क्या है? व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस जो इनको करवाती है? अंडरस्टैंड? नंबर 1 टू दिस मास वेस्टिंग, सॉरी वेदरिंग। वेदरिंग होती है दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक या अर्थ सरफेस, रॉक सरफेस जो अर्थ का होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग। तो ब्रेक डाउन कैसे होता है? जब उसमें स्ट्रेसेस आते हैं, क्या आते हैं इसी चीज में, जब स्ट्रेसेस आते हैं तब वो ब्रेक डाउन होता है, राइट? उसी को वेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अब रॉक की वेदरिंग होनी है तो उसमें ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस भी आ सकते हैं, या केमिकल कोई एक्शन हो सकता है उसकी वजह से भी स्ट्रेस। सो यहां पे क्या लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस की वजह से, ठीक है, ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस की वजह से हो सकता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस की वजह से हो सकता है, इसी तरह केमिकल और बायोलॉजिकल स्ट्रेसेस की वजह से भी हो सकता है। हाँ, बायोलॉजिकल स्ट्रेसेस की वजह से भी हो सकता है। इसीलिए जब हम वेदरिंग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वेदरिंग बहुत सारे टाइप्स की है, जैसे फिजिकल वेदरिंग है। हाँ, क्या है? व्हाट इज वेदरिंग? फर्स्ट, वेदरिंग इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक सबस्ट्रेट। इसी तरह केमिकल वेदरिंग है ना, केमिकल वेदरिंग जैसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कार्स्ट टोपोग्राफी में आगे हम देखेंगे, है ना, उससे भी हो सकता है बिल्कुल। बायोलॉजिकल, कहीं पे आप देखते हो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, ठीक है, स्ट्रेसेस। तो देखा हमने वेदरिंग जो है उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? ग्रेविटेशन स्ट्रेसेस बढ़ सकते हैं रॉक्स में, उसकी वजह से हो सकती है, मॉलिक्यूलर हीट स्ट्रेसेस बढ़ सकते हैं उसकी वजह से, और इसी तरह काइनेटिक केमिकल या बायोलॉजिकल स्ट्रेसेस की वजह से। इसी तरह मास मूवमेंट्स, मास मूवमेंट का एक ही मतलब मास मूवमेंट्स या मास वेस्टिंग, दैट मीन्स
स्लोप से नीचे आना रॉक सबस्ट्रेट का बहुत भारी वॉल्यूम में, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में, जब कहीं स्लोप से आप देखते हो सरफेस निकलती है, लूज हो जाती है, फिर वो नीचे आ जाती है। जब आप रामबन वगैरह में जाते हो बहुत सारा जो है स्लोप नीचे चला आता है ना, उसको हम मास वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मास वेस्टिंग। तो मास वेस्टिंग का एक ही रीजन है, दैट इज ग्रेविटी। दैट इज ग्रेविटी। या ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी तरह इरोजन, इरोजन किससे हो जाता है? इरोजन का मतलब क्या होता है? उसको इरोड करना है ना। फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन अब वो तो वाटर करेगा या कोई विंड करेगा, ठीक है। तो इसके लिए तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, है ना, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। आप बोल रहे हो अपर लेयर क्या हो जाती है? उड़ जाती है, ठीक है। अब उसके साथ एजेंसीज है ना बहुत सारी जो करवाती हैं। क्या क्या एजेंसीज हैं वो? जैसे विंड इरोजन है ना, जैसे वाटर इरोजन है, ठीक है। विंड का मतलब क्या होता है? विंड ये इरोजन करवाती है। और वाटर इरोजन का मतलब ये है कि इरोजनल फैक्टर कौन है? वाटर है, ठीक है। फिर यही ट्रांसपोर्ट होता है। इसके लिए भी क्या चाहिए? ग्रेविटी ही चाहिए। ये हायर से लोअर स्लोप की तरफ आ जाता है। जब ग्रेडियंट फॉल करता है फिर ये क्या करेगा? डिपोजिशन। क्या करेगा? डिपोजिशन, राइट। अब मास मूवमेंट्स तो यूजुअली किससे हो जाते हैं? ग्रेविटी। मान लो ये स्लोप है, ये स्लोप है, इसका एंगल, इसको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये यहां तक तो इस पे क्या है? अच्छे खासे पेड़ पौधे लगा के हैं, अच्छे खासे। तो मतलब जब पेड़ पौधे अच्छे खासे हैं तो ये जो है स्लोप स्टेबल है। क्या है? स्लोप स्टेबल। क्या है? स्लोप स्टेबल। अब जब हमने क्या किया, हमने यहां पे मान लो अब यहां पे एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मान लो ये हिली स्लोप था, हिमालय का कोई, मान लीजिए हिमालयन कोई स्लोप कहीं से भी लोअर मिडिल हिमालयज में है या हायर हिमालयज में है। तो हमने क्या किया? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के लिए सपोज टूरिज्म को बढ़ाना है ना, टूरिज्म को बढ़ाना है, या हाइडल पावर प्रोजेक्ट कोई है, या मान लो रोड कनेक्टिविटी या टूरिज्म के लिए रोड कनेक्टिव वगैरह। तो ये सारी चीजें तो हम करते हैं ना यूजुअली। इसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, या इसको या तो क्या करते हैं? तो रोड्स, तो ये स्लोप क्या हो जाता है इनकी वजह से? ये स्लोप डिस्टेबलाइज होता है। क्या होता है? डिस्टेबलाइज। डिस्टेबलाइज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जब ऐसी एक्टिविटीज करेंगे हम यूजुअली, हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन करेंगे, ठीक। तो ये स्लोप कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो अब कम ही पेड़ है यहाँ पे, और अब ऊपर वाला सॉइल का जो सरफेस है वो क्या हुआ है? वो फ्रेजाइल हुआ, वीक हुआ, वीक हुआ। अभी तो इस पे वेजिटेशन थी, वीक हुआ बिकॉज ऑफ दीज एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन, है ना, एक्टिविटीज। अब जब बारिशें होती या कुछ भी होता है, या मान लीजिए रेनफॉल हुआ, या आप मान लीजिए कोई सीज्मिक एक्टिविटी हुई। क्या हुई? सीज्मिक एक्टिविटी। तो ये जो स्लोप है ये इनकम्पेटेबल होता है इसको स्टेबल रखने में। तो ये बहुत सारे वॉल्यूम्स में ये जो है ऊपर वाला सरफेस ही नीचे आ जाता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे आ जाता है, नीचे आ जाता है, सारा स्लोप ही नीचे आ जाता है। इसको हम कहते हैं मास वेस्टिंग। क्या कहते हैं? मास वेस्टिंग। अभी जैसे लैंडस्लाइड्स वगैरह है ना, लैंडस्लाइड्स एक फ्रीक्वेंट इशू है। जैसे आपने देखा होगा रामबन में, इस साल रामबन में ये इश्यूज हो जाते हैं, जैसे स्प्रिंग में, या इसी तरह उत्तराखंड में ये इश्यूज हैं, है ना। पूरे हिमालयज में अगर आप देखोगे, मिडिल से हायर हिमालयज में ये इश्यूज हैं ही। मिडिल से हायर हिमालयज में इश्यूज हैं, इश्यूज ऑफ लैंडस्लाइड्स, इश्यूज ऑफ लैंडस्लाइड्स। अगर आप देखोगे हिमालयज में इश्यूज हैं, इश्यूज ऑफ लैंडस्लाइड्स।
तो ट्रिगरिंग, व्हाट आर द ट्रिगर मूवमेंट्स? बहुत सारी, एक तो नेचुरल है, दूसरा ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर नेचुरली भी हो सकता था, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज हैव एक्सेलरेटेड दीज फिनोमेना, इनको एक्सेलरेट किया गया है क्योंकि स्लोप डिस्टेबलाइज हुआ है, टूरिज्म प्रेशर्स पड़े हैं, है ना, जिनको हम प्लानिटरी प्रेशर भी कहते हैं, रोड कनेक्टिविटी, आप जो भी प्रोजेक्ट्स की वजह से स्लोप्स को डिस्टेबलाइज, तभी हम देखते हैं इश्यूज ऑफ लैंडस्लाइड्स, issues of mass movements happening. Understanding? अब ये सब तो हो रहा है, लेकिन नीचे क्या लग रहा है? फोर्स। फोर्स नीचे एक ही है, वो ग्रेविटी है। वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कॉज है किसका? मास मोमेंट्स या इरोजन सपोज, लेकिन एक्सेलरेट कौन चीजें करवाता है? दिस ह्यूमन इंटरवेंशन। एक्सेलरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक, चलिए शाबाश। सबसे पहले वेदरिंग लिखिए, थोड़ा थोड़ा इसमें लिखेंगे वेदरिंग में, बाकी ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं। देखिए weathering, this is the process of breaking down, rocks and minerals, this is the process of breaking down rocks and minerals at the earth's surface, it can be of following types, physical weathering, इसमें लिखिए involves processes like freezing and thawing, फ्रीज होना, जम जाना, है ना, थॉ मतलब वापस मेल्ट होना, ठीक, freezing and thawing, right, causing stresses in the rocks, which led to their crumble, leading to their crumble. Chemical weathering, this is due to the interaction of water, air and minerals in the rocks, ठीक है। अब रॉक्स में जो मिनरल्स हैं वो इंटरैक्ट करते हैं वाटर के साथ, एयर के साथ, जिनकी वजह से वो डिसोल्यूट करते हैं, लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ रॉक्स, अब इससे कंपोजिशन भी खराब होती है, तो लीड्स टू केमिकल वेदरिंग। इसके बाद बायोलॉजिकल में इन्वॉल्व्स द एक्शन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे आप कोई भी एक रोडेंट की एग्जांपल लीजिए, आप रोडेंट वो जानवर जैसे खरगोश, है ना, वो कहीं पे बरोइंग करता है ना, तो वो सरफेस को क्या करता है ना, तोड़ता है रॉक को, है ना, सरफेस को खराब करता है, चेंज, तो उसको अब जो उसने वेदरिंग वहां पे की, दैट इज व्हाट बायोलॉजी। या कोई प्लांट है,
कहीं पे ग्रो होता है तो उसके रूट्स की वजह से डिसइंटीग्रेट होता है रॉक, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है एसिड्स, उसकी वजह से रॉक डिसॉल्व होता है, कंपोजिशन चेंज होता है। सो दिस विल ऑल कम इनटू बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब वेदरिंग होती है, इसके बाद वेदरिंग के बाद क्या होना है, मीन्स की वेदरिंग हो गई, लो वेदरिंग ये हो गई, डिसइंटीग्रेशन हो गई रॉक की। वेदरिंग क्या होती है, डिसइंटीग्रेशन हो गई, डिसइंटीग्रेशन तो हो गई। अब इस डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक के बाद क्या होना है, इस रॉक का क्या होगा, इरोजन। क्या होगा सेकंड, इरोजन। सेकंड प्रोसेस इज इरोजन। लिखिए, वंस द वेदरिंग ऑकर्स, इसी में वंस इरोजन है ना, वंस द वेदरिंग ऑकर्स, exogenic forces like wind, water, ice and gravity, wind, water, ice or gravity can transport these loosened materials, transport these loosened materials, ट्रांसपोर्ट दीज रूट लूजन मटीरियल। ये जो लूजन हो गया ना, लूज ये मटीरियल, इसको क्या करते हैं, कॉल्ड इरोजन, कॉल्ड इरोजन। अब इरोजन की एजेंसीज हैं, इरोजनल एजेंसीज जो आपने अभी लिखी है, इरोजनल एजेंसीज, राइट, लिखी ना आपने, इरोजनल एजेंसी। जैसे विंड इरोजन है, अगर इरोजन विंड की वजह, अगर विंड ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, विंड इरोजन, जैसे डेजर्ट्स वगैरह में। अगर वाटर करता है, वाटर इरोजन। जैसे हमने टेलाइट का भी देखा था ना, टेलाइट फॉर्मेशन जब हमने सीडीटी पढ़ा था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ग्लेशियल एज में, तो आइस की वजह से तो आइस इरोजन है ना, ग्रेविटी की वजह से तो ग्रेविटी इरोजन, एटसेट्रा, इरोजनल एजेंसीज बन गई। अगर आप विंड इरोजन की बात करोगे, खासकर स्पेशली इन डेजर्ट्स, तो वहां पे आप देखते हो कि विंड इरोजन की वजह दिस क्रिएट दोज मशरूम काइंड ऑफ रॉक्स, मशरूम रॉक्स, ठीक है। और आपने देखा होगा कि डेजर्ट में कहीं पे ऐसे कोई स्ट्रक्चर खड़ा होता है, एक माउंट सा खड़ा होता है। ये माउंट इसलिए ऐसे बना हुआ होता है बिकॉज यहां से भी और यहां से भी क्या हो रहा है, विंड इरोजन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको ऐसे, इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया हुआ होता है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। अब विंड इरोजन के लैंड फॉर्म्स, उनमें आपको दिखाता हूं, विंड इरोजनल लैंड फॉर्म्स। देखिए, what is this? क्या बोल रहे हो? लिख सकते हो।
एक तो ये बोर्ड देखिए, विंड इरोजन की वजह से अब देखो कैसे स्ट्रक्चर्स बने हैं. These are called mushroom like rocks. Huh? See this. किनको? हाँ, ये हम पढ़ेंगे. मशरूम रॉक्स कहते हैं. इसी तरह बहुत सारी इसमें भी सैंड ड्यून्स तो हो गए सिंपली, वो तो सैंड ड्यून्स होते हैं. सैंड ड्यून्स तो हमें पता है, दैट इज बार्चेस, फिर उनके शेप्स वो हम देखेंगे इसमें. दैट इज दी जब हम लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे. ठीक. तो विंड इरोजन की वजह से हमारे पास बहुत सारे दीज काइंड ऑफ बनते हैं ना. सो या वाटर इरोजन की वजह से, वाटर इरोजन इसमें आप लिखिए, वाटर इरोजन carries away sediment, carving valleys, canyons, coastlines. Carries sediments, creating valleys, canyons, coasts, है ना. जैसे वैली होती है ऐसे. हाँ, अब अगर कोई डीप वैली हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैनियन. क्या कहते हैं? और कैनियन, यहाँ वैली को तो जेंटल स्लोप भी हो सकता है. अगर बहुत स्टीप स्लोप है, शार्प स्लोप है, तो उसको कैनियन कहते हैं. क्या कहते हैं? अगर बिल्कुल ही जीरो स्लोप है तो उसको गॉर्ज कहते हैं. क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं. इसी तरह वाटर इरोजन बाय ओशंस, उसकी वजह से हमारा कोस्ट का फॉर्मेशन हुआ है. अब कोस्ट लाइन पे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं, केव्स होते वगैरह, ये हम सारे लैंड फॉर्म्स में पढ़ेंगे. ठीक है. सो वाटर इरोजन कैन क्रिएट दिस. इसके बाद दैट इज द मास वेस्टिंग. मास वेस्टिंग, मास वेस्टिंग. कितने बजे आपको एग्जाम? मास वेस्टिंग refers to downhill movement of rocks, downhill movement of rocks, comma debris under the influence of gravity, under the influence of gravity. ठीक है, full stop. Landslides, comma mud flows and rock falls are all examples of mass wasting. Landslides, mud flows and rock falls are all examples of mass wasting under the influence of gravity. Under the influence of gravity. बट क्वेश्चन कभी मेंस में ऐसे भी आ सकता है ना. एक्सप्लेन द causes and remedial measures behind the rising issue of landslides in Himalayas. ऐसे भी आ सकता है ना ये क्वेश्चन.
एक्सप्लेन द कॉजेज एंड रिमीडियल मेजर्स। कॉजेज क्या है? व्हाई डू वी सी इन रिसेंट टाइम्स लैंडस्लाइड्स का इशू बढ़ रहा है हिमालयाज में, उसके कॉजेज एंड देन दी रिमीडियल मेजर्स, हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अब अगर ऐसा सवाल आपके पास आ जाए, आपको 250 मार्क्स में लिखना है या 200 मार्क्स में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है सॉरी, तो लिख पाओगे? पहले लैंडस्लाइड को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, फिर कॉजेज क्या रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ही लिखोगे ना कि सबसे पहले आप एक मैप देख पाओगे इंडिया का, ठीक है ना, इंडिया में आप देख पाओगे कि लैंडस्लाइड्स कहाँ पे हो रहे हैं, मिडिल से ग्रेटर हिमालयाज में। व्हाई डू वी सी द इंसिडेंट्स? पहले तो लैंडस्लाइड क्या होता है, हाँ, लैंडस्लाइड क्या होता है, उसके कॉज क्या है, ठीक है, लैंडस्लाइड क्या होता है वो हमने सारे अभी पढ़ी। अब रिसेंट टाइम्स में हिमालयाज के बारे में कि हिमालयाज प्रोन क्यों है, हिमालयाज आर प्रोन, वाई, एक तो सीज्मिक जोन 6 में अब आते हैं, क्योंकि रिसेंट अभी परसों न्यू सीज्मिक जोन्स बने, अब सारा हिमालय जो है सीज्मिक जोन 6 में रखा गया है ना, सीज्मिक जोन 6 में रखा गया, तो इसकी वजह से स्लोप्स बहुत ज्यादा फ्रेजाइल रहते हैं, स्लोप्स क्या रह जाते हैं, फ्रेजाइल। अब दूसरा, इंडिया एक ट्रॉपिकल नेशन है, क्या है, एक ट्रॉपिकल नेशन है, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो समर्स में दे ऑल गो टू हिमालयाज, तो टूरिज्म प्रेशर्स बढ़ते हैं, टूरिज्म प्रेशर्स बढ़ते हैं। ऑलरेडी जो है हिमालयन स्लोप्स पे ओवर 50 मिलियन पीपल इंडिजिनस जो रहते हैं यहाँ पे, उनके प्रेशर्स, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स वगैरह, कनेक्टिविटी जो लाते हैं, उनकी वजह से दीज ऑल फैक्टर्स हैव लेड टू द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द स्लोप्स, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द स्लोप्स, डिफॉरेस्टेशन वगैरह सारा कुछ है। अब फिर आपको लिखना पड़ेगा रिमीडियल मेजर्स क्या है, मेजर्स, रिमीडियल मेजर्स मतलब क्या हमें करना चाहिए, रिमीडियल मेजर्स, हमें बेटर कंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए, बेटर कंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस, स्लोप स्टेबलाइजेशन करनी चाहिए, ठीक है, एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, ठीक है, एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, है ना। अब जो पीपल स्लोप्स पे रहते हैं ऑलरेडी, उनको सेफली कहीं और क्या करना चाहिए, बसाना चाहिए, सेफली उनको कहीं और बसाना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ताकि ये सारी चीजें ना हो, सारी चीजें ना हो, ठीक। अब इसमें कॉज ये भी है कि रिसेंट ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ अनसेसेंट रेन्स कभी हो जाता है, तो वो सारी चीजें, लेकिन अगर ऐसे सवाल आ जाता है तो यू कैन बेटर हैंडल इट, बेटर, ठीक। इस क्वेश्चन को लिखो और घर में कॉपी पे भी लिखने की जो कोशिश करो। शाबाश, इसी तरह कॉपी मेंटेन करो, बाकी एग्जाम के टाइम में आप कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है, सी लास्ट प्रोसेस जो इसमें रहती है दैट इज द डिपोजिशन,
दैट इज द डिपोजिशन। अब ये जो इरोडेड मटेरियल, इरोजन हुआ, ये मटेरियल कहीं पे सेटल डाउन करेगा, ये मटेरियल कहीं पे सेटल डाउन। मान लो ये स्लोप है, यहां से नीचे आ रही थी चीजें, वाई यहां से नीचे आ रही थी चीजें, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट ही ऐसा था, ग्रेडियंट ऐसा था, ग्रेडियंट कुछ था, जीरो तो नहीं था। अब जैसे यहाँ पे आ गया ये मटेरियल, तो यहाँ पे ये मटेरियल क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे स्लोप अब क्या है, जीरो। स्लोप क्या है, जीरो। अब यूजुअली क्या होता है कि जब स्लोप धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम कम होने लगता है, होने लगता है, होने लगता है, तो ये सारी एजेंसीज क्या करती हैं, इस सेडिमेंट को क्या करती हैं, ड्रॉप करती है इवेंचुअली। चाहे वाटर लाएगा अपने साथ और उसको स्लोप जेंटल दिखा, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा, अब लूज करना स्टार्ट कर देगा। अब यही मटेरियल जब कहीं पे ड्रॉप होता है, लूज होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। सो लिखिए, एज द material are transported they eventually get deposited, they eventually get deposited। अब मान लो ये चीज है कि अगर डिपोजिशन क्यों होता है, बिकॉज स्लोप गेट्स जेंटल, स्लोप गेट्स जेंटल, स्लोप क्या हो जाता है, जेंटल, जेंटल हो जाता है। अब विंड जो है, मान लो अपने साथ लाती है कुछ, सपोज विंड डिपोजिशन की वजह से, विंड जैसे समंदर वगैरह आसपास देखते हैं, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, बीचेस बन जाते हैं, है ना, बीचेस बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, एटसेट्रा। दीज आर ऑल द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ विंड डिपोजिशन। अब जब रिवर्स कहां से आएगा, रिवर आएगा हायर वैलीज से, है ना, वहां पे तो वो डिपॉजिट नहीं करेगा ना, लेकिन जैसे प्लेन्स में आएगा तो डिपोजिशन करेगा, है ना। तो रिवर डिपोजिशन से हमारे पास फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं, है ना, डेल्टास बन जाते हैं, वाई एक्सेट्रा, वाई डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, डेल्टास, वाई? बिकॉज डाउन द स्लोप जैसे रिवर आ जाता है वैली से, तो स्लोप क्या हो जाता है, कम कम हो जाता है। या इसी तरह ग्लेशियल डिपोजिशन, ग्लेशियर जो आगे आगे बढ़ता है ग्लेशियल डिपोजिशन से, तो एक फीचर बनता है अपवर्ड वैली, जैसे फुट हिल्स पे, कहां पे, फुट हिल्स पे, फुट हिल्स पे, फुट हिल्स पे, जहां पे ग्लेशियर ब्रेक करता है बेस ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के बेस पे क्या करता है, ब्रेक करता है, तो यहाँ पे पीछे एक डिपोजिशन छोड़ता है, उसको हम कहते हैं मोरेन्स। क्या कहते हैं, मोरेन्स। मोरेन्स और डेल्टास में एक ही फर्क है, मोरेन बनता है अपस्ट्रीम, जहां पे रिवर का क्या होता है, सोर्स होता है, ग्लेशियर, तो डेल्टास बन जाते हैं जहां पे रिवर का क्या होता है, माउथ, रिवर का क्या होता है, माउथ। माउथ कहां पे होता है, बिफोर एंटरिंग द सी, बिफोर एंटरिंग द ओशन और सी। Before entering the ocean or sea। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन the significance of weathering। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग की क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। 150 वर्ड्स में कि आप बताइए वेदरिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग।
तो सबसे पहले तो आप लिखते हो कि व्हाट इज वेदरिंग, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, है ना। या सबस्ट्रेटा बाय द कंबाइंड एक्शन, जो हमने इससे पहले पढ़ा, कंबाइंड एक्शन ऑफ डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट एजेंसीज। फिर आप लिखते हो कि हमारे पास फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, इसी तरह। देन यू डायरेक्टली कम टू सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग? वेदरिंग की सिग्निफिकेंस, सबसे ग्रेटेस्ट जो सिग्निफिकेंस है वो है, अगर वेदरिंग नहीं होगी तो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, पीडोजेनेसिस नहीं हो जाएगी, पीडोजेनेसिस नहीं हो जाएगी, ठीक है। पीडोजेनेसिस और सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन में क्रिटिकल एलिमेंट जो है वो क्या है? वेदरिंग। जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो जाएगा, रॉक टूटने लगेगा, इनिशियली सारा रॉक ही था ना, इवेंचुअली मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स लगे इस सॉइल एज अ मीडियम को बनने में, जब रॉक्स ब्रेक हुए। सो इवेंचुअली अगर वेदरिंग नहीं होगी तो देयर विल बी नो पीडोजेनेसिस, सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए इट इज अ क्रिटिकल फैक्टर, इट इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर, सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। सो फर्स्ट इज इट फॉर्म्स द सॉइल। सॉइल फिर सपोर्ट करता है किसको? अगर सॉइल नहीं होगा तो सॉइल सपोर्ट्स लाइफ, वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी, सबको करता है ना, ठीक है। तो इवेंचुअली अगर सॉइल ही नहीं होगी तो क्या होगा? दूसरा जो है इंपॉर्टेंट, दैट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है कि वेदरिंग से देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स, वैल्यूएबल मिनरल्स की कंसंट्रेशन हो जाती है, जैसे आयरन है, जैसे मैग्नीज है, जैसे एल्युमिनियम है, एटसेट्रा, कॉपर वगैरह। ये इसकी क्या है? इकोनॉमिक, ठीक। अब ये किस लिए है? इट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमी। तीसरा जो है मिनरल रिलीज, जब वेदरिंग हो जाती है तो रॉक से जो है मिनरल रिलीज होता है। जब वेदरिंग होगी तो फ्रॉम रॉक्स देयर इज मिनरल रिलीज। रॉक्स में क्या है? रॉक्स आर एक्चुअली द मिनरल्स, रॉक्स जब ब्रेक होकर तो मिनरल्स रिलीज हो जाते हैं, वही जाता है इनटू वाटर, इनटू सॉइल। तो यही मिनरल्स एसेंशियल है फॉर लाइफ। ये जाते हैं फिर फूड सिस्टम्स में, फिर बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, सारी जगहों पे ये फेरते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इरोजन, इरोजन में जो है जब वेदरिंग होगी तो इससे रॉक्स क्या हो जाएंगे? रॉक्स इवेंचुअली ब्रेक हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। तो अगर वेदरिंग नहीं होगी तो इरोजन भी नहीं होगा, अगर इरोजन नहीं होगा तो लैंडस्केप फॉर्मेशन नहीं होगी, डिफरेंट लैंडस्केप्स नहीं बनेंगे, डिफरेंट लैंडस्केप्स। सो इफ यू वेयर टू राइट सिग्निफिकेंस ऐसे, ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, सिग्निफिकेंस, इसको आप कॉपी कीजिए। नंबर फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज व्हाट? सॉइल फॉर्मेशन, soil formation, soil formation, thus supporting vegetation। वेजिटेशन क्या होता है? प्लांट लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस
या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, उसमें देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल्स। कौन से मिनरल? जैसे आयरन है, जैसे कॉपर है, एक्सेट्रा, जिनकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। क्या है? इंडस्ट्रियल। सॉइल फॉर्मेशन को इसको इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी कहेंगे। क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस या इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इसी तरह मिनरल रिलीज, अब मिनरल रिलीज में क्या होता है कि रिलीज ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स, रिलीज ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स सपोर्ट प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ। प्लांट लाइफ, एनिमल और प्लांट लाइफ को क्या करता है? सपोर्ट करता है, बिकॉज दीज मिनरल्स जो है इंपॉर्टेंट, सपोज कॉपर है, सपोज कैल्शियम है, सपोज मैग्नीशियम है, सपोज इसी तरह आयरन है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स सपोर्टिंग प्लांट एंड एनिमल लाइफ। चौथा जो है इरोजनल फैसिलिटी। इरोजनल फैसिलिटी, इरोजनल फैसिलिटी का मतलब क्या होगा कि अगर वेदरिंग नहीं होगी तो इरोजन भी नहीं होगा। कि 10 important for landscape formation, different landscape formation. ठीक है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट है कि अब ये सारा कुछ डिनंडेशनल प्रोसेसेस हुई, जो कोई भी प्रोसेसेस हुई, इससे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं। क्या बनते हैं? लैंडफॉर्म्स बनते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट जो है दैट इज लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। Landforms and their evolution. Landforms and their evolution. Landforms and their evolution. लैंडफॉर्म हम किसे कहते हैं? लैंडफॉर्म हम कहते हैं, देखिए, which has a distinct feature on the surface of Earth. लैंडफॉर्म हम उस मतलब वी हैव डिफरेंट लैंडफॉर्म्स।
माउंटेन्स हैं, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं, ऑल दीज हैव अ डिफरेंट डिस्टिंक्ट शेप एंड स्ट्रक्चर, है ना। डिस्टिंक्ट फीचर क्या होगा? डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर, डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर। अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर होगा। अब these landforms have been created, किन्होंने बनाया इनको? have been created by processes like tectonic activity, weathering, erosion, etc. weathering, erosion, deposition, है ना। These have been created by these agencies. अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स ऑफ इरोजन, दो हेडिंग्स, ठीक है, ये आप याद रखें। एक तो हमें पढ़ना है जो लैंड फॉर्म्स, ठीक, याद रखें ऐसे लैंड फॉर्म जो बनते हैं इरोजन की वजह से, और लैंड फॉर्म जो बनते हैं डिपोजिशन की वजह से। इनसे बनते हैं डिपोजिशन, ठीक, याद रखें। अब इरोजन किससे हो सकता है? वाटर से, जिसको हम फ्लूवियल कहते हैं, ग्लेशियर से भी हो सकता है, जिसको ग्लेशियल कहते हैं। इसी तरह ग्राउंड वाटर से भी हो सकता है ना, ग्राउंड वाटर इरोजन भी हो सकता है। इसी तरह विंड से भी हो सकता है, राइट, विंड इरोजन भी हो सकता है, ठीक। अब ये इरोजन सारा कहां, ये इरोजन मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, फिर कहीं पे क्या करेंगे? डिपॉजिट। तो जहां पे डिपॉजिट करेंगे वहां पे डिपोजिशनल फीचर्स। तो इसी तरह फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे, इसी तरह ग्लेशियल डिपोजिशन बनेगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर डिपोजिशन, इसी तरह विंड डिपोजिशन, ठीक है। तो लैंडफॉर्म्स के दो कैटेगरीज हमें पढ़नी है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इरोजन ड्यू टू रिवर, दैट इज फ्लूवियल डिपोजिशनल इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ग्राउंड वाटर इरोजनल लैंडफॉर्म्स, विंड इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इसी तरह डिपोजिशन के टाइम पे फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ग्लेशियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ग्राउंड वाटर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, इसी तरह विंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आपका एग्जाम कहाँ पे है? किधर? अच्छा, सेंटर यही है, तो मीन्स आपको फिर ये नहीं होगा, मतलब फिर आपको यहाँ से कब निकलना है? 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, चलिए सबसे पहले लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, हाँ, ग्लेशियर की मूवमेंट से, हाँ, लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन। लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन, ठीक है, लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन इंपॉर्टेंट है। ग्लेशियर हम किसे कहते हैं? ह्यूज मास ऑफ आइस, हाँ, ग्लेशियर इज अ ह्यूज मास ऑफ, इट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, है ना, ह्यूज मास ऑफ आइस। मूविंग मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहले देखेंगे हम कि जब
ग्लेशियर चलता है तो इसका इरोजन होता है ड्यू टू एब्रेशन एंड प्लकिंग। एब्रेशन एंड प्लकिंग, एब्रेशन एंड प्लकिंग की वजह से अपना क्या करता है, इरोजन करता है। एब्रेशन एंड प्लकिंग। तो विल सी फर्स्ट द इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ग्लेशियर इरोजनल लैंडफॉर्म्स याद रखना, कोई अलग नहीं है। नंबर फर्स्ट इज दैट इज कॉल्ड द सरकाज, CIRQES, सरकाज। सरकाज हम कहते हैं कि दो माउंटेन्स के बीच में आप देखिए ये ऐसे डीप ट्रक्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, डीप ट्रक्स। डीप ट्रक्स क्रिएटेड, हेडवर्ड है ना, ऐसे डीप ट्रक्स क्रिएटेड between the peaks, ठीक। यूजुअली ये ट्रफ कैसे बनता है कि कभी यहां पे ग्लेशियर रहा होगा, ग्लेशियर जब मेल्ट होता हर साल यहां से भी इसने काटना स्टार्ट किया, यहां से भी काटना स्टार्ट किया, यहां से भी काटना स्टार्ट किया, तो ऐसे क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, इरोजनल स्ट्रक्चर लैंडफॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, सरका कहते हैं। क्या कहते हैं, सरका। कभी आप देखोगे कि जहां पे ये सरका बनता है, मान लो ये सरका है, इसके बेस में कभी जब यहाँ पे ग्लेशियर होता है, यूजुअली यहाँ पे क्या होता है, ग्लेशियर, जब ये ग्लेशियर सारा मेल्ट होता है तो ये पानी यहाँ पे कभी जमा रहता है। क्या रहता है, जमा रहता है। जहां पे यहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं, उनको ग्लेशियल लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लेशियल लेक्स। कभी ये पानी जो है सारा ग्लेशियर मेल्ट हो गया तो ये पानी जो है एट द बेस ऑफ दिस सरका क्या हो गया, जमा हो गया। इस लेक को हम कहते हैं सर्की लेक। क्या कहते हैं, सर्की लेक और टार्न लेक। सर्की लेक और टार्न लेक्स मींस सर्की से कभी ये ग्लेशियर जो है सारा मेल्ट हो गया तो पानी यहीं पे रह गया, फिर ये पानी कहीं से निकलता है यूजुअली, लेकिन पहले यहां पे सारा क्या हो गया, जमा हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्की लेक कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्की लेक। सर्की लेक, सी सर्की। देखो टार्न लेक होता है कैसे, ऐसे। जैसे आप पहलगाम वगैरह से शीशनाग है, कौसरनाग, वो सारे क्या है, सर्की लेक्स। अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारे पास है इसके बाद सेकंड जो है, दोज आर कॉल्ड एज हॉर्न्स। हॉर्न्स, हॉर्न्स हम किन्हें कहते हैं, स्टीप साइडेड पीक्स। स्टीप साइडेड पीक्स, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे दो पीक्स थे, है ना, यहाँ पे ग्लेशियर था, है ना। ग्लेशियर क्या करता है, ग्लेशियर यूजुअली जब साइडवेज ये मेल्ट होने लगता है, यहां से भी काटता है, यहां से भी काटता है, इवेंचुअली पीक्स का शेप कुछ ऐसे हो जाता है, पॉइंटेड शेप। क्या हो जाता है, पॉइंटेड शेप। इन पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को हम हॉर्न्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इन पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, हॉर्न्स। सो दिस, देखिए, अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट, so horn।
अंडरस्टैंड। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो है उनको कहते हैं आर्टीज। आर्टीज, what are these arteries? These are called serrated ridges. Serrated ridges between the peaks formed by glacial erosion. मान लो यहां पे ये पीक है, यहां पे भी ये पीक है, यहां से ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होने लगा, तो यहां पे क्या बनेगा, ये यहां से निकलेगा ना, तो यहां से भी ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, यहां इस पीक के बेस में भी क्या बनेगा, ऐसे स्ट्रक्चर। तो ये नीचे तक ये रिज बनाएगा ना, एट द बेस ऑफ, टू द बेस ऑफ दिस दीज पीक्स, यहां पे ये जो स्ट्रक्चर्स बन गए ऐसे ऐसे कॉनिकल स्ट्रक्चर्स का बेस, इनको आर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टीज। आर्टीज भी कहेंगे, सेरेटेड रिजेस भी कहेंगे। ठीक, ठीक है। सी, देखिए ऐसे, ये देख रहे हो, इसके बाद जो है दोज आर कॉल्ड फियोर्ड्स कहते हैं, या इनको यूजुअली फियोर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फियोर्ड्स, या फोर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्ड्स। ये यूजुअली आर्टिक रीजन्स में आप देखोगे, पोलर रीजन्स में, फाउंड इन द रीजन्स ऑफ आर्टिक एंड एंटार्क्टिक। आर्टिक एंड एंटार्क्टिक। आप देखोगे कि एक क्लिफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे खड़े होते हैं सी के, समंदर के दरमियान, कोस्ट लाइन पे ऐसे क्लिफ लाइक स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं। जैसे यहां पे मैंने बताया था एक स्ट्रक्चर, इफ यू रिमेंबर, कि विंड इरोजन की वजह से, कहीं पे मैंने बताया था ये वाला स्ट्रक्चर, आप देखोगे डेजर्ट्स में ऐसे खड़ा होगा, उसको कहते हैं इंसलबर्ग। क्या कहते हैं? इंसलबर्ग कहते हैं। ठीक है। इसी तरह यहां पे भी, हाँ, दीज फियोर्ड्स आर फॉर्मड ड्यू टू ग्लेशियल इरोजन। लेकिन ये ग्लेशियल इरोजन कहां पे हुआ है? जब आइस मूव कर रहा है, कहां पे? आइस ने जब मूव किया ओवर द पोलर एरियाज। पोलर एरियाज में जैसी आइस जो है, आइस शीट्स ने मूव किया, तो ऐसी एक स्ट्रक्चर बन गई कोस्ट्स पे, जिनको हम क्या कहते हैं? फियोर्ड्स कहते हैं। यू सी दिस, so what are they? Deep narrow inlet of sea typically formed by glacial erosion। ठीक है, देखिए, सी, ब्यूटीफुल है ना, है ना, देखो, सी, इनलेट्स, हाँ, है ना।